हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? दिस इज अमरजीत एंड वेलकम ऑल टू इम्पैक्ट एकेडमी। जो भी बच्चा लाइव है सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अपनी हरियाणा जी के करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे मंथ्स की करंट अफेयर कवर कर ली। और आज जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर मई 2024 की। मई 2024 की करंट अफेयर शुरू करते हैं। वेलकम ऑल टू इम्पैक्ट एकेडमी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। एलोर्डा कप 2024 में हरियाणा की बॉक्सर मीनाक्षी ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा कप हो जाएगा? एलोर्डा कप 2024 के अंदर इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था और इसके अंदर कौन सा पदक जो है वो मीनाक्षी ने जीता है। तो कौन सा पदक हो जाएगा? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगर पूछ ले कितने किलोग्राम कैटेगरी के अंदर, तो 48 किलोग्राम में। 48 किलोग्राम में हरियाणा की मीनाक्षी ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो। कौन हरियाणवी इंग्लैंड में डिप्टी मेयर चुनी गई हैं? इंग्लैंड के अंदर इलेक्शन हुए थे डिप्टी मेयर के। जैसे मेयर का इलेक्शन होता है हरियाणा में नगर निगम का, वैसे ही इंग्लैंड में डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ था। और उस डिप्टी मेयर के इलेक्शन में हरियाणा की एक लड़की है जिन्होंने इंग्लैंड में ये पद प्राप्त किया है। और वो कौन हो जाएंगी? हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करती हैं परवीन रानी। परवीन रानी कहाँ से? हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने इंग्लैंड में डिप्टी मेयर का पद जीता है भाई। सोनीपत से बिलोंग करती हैं और इनकी जो शादी है वो हुई है खरखोदा सोनीपत के अंदर। तो सोनीपत से बिलोंग करती हैं और इंग्लैंड में ये लगातार 12 साल से रह रही हैं। और 12 साल रहने के बाद वहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, क्योंकि अगर आप लगातार 12 साल तक किसी जगह पर रहोगे तो यू कैन गो विद द सिटीजनशिप, आपको नागरिकता मिल जाती है। और जब आपको नागरिकता मिल जाएगी तो आप चुनाव भी लड़ सकते हो। तो परवीन रानी ने फिलहाल चुनाव लड़ा है इंग्लैंड के अंदर डिप्टी मेयर का। बच्चे कहाँ से बिलोंग करती हैं? सोनीपत जिले से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन देखो। ऐतिहासिक स्थानेश्वर मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? स्थानेश्वर बोल सकते हो या थानेश्वर भी, थानेश्वर भी, स्थानेश्वर या थानेसर। क्योंकि ये जो थानेसर नामक जगह है कुरुक्षेत्र के अंदर, इसका पुराना नाम क्या था? स्थानेश्वर। पुराना नाम स्थानेश्वर था। और यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर है। और वो कौन सा मंदिर हो जाएगा? शिव को समर्पित है। किसको समर्पित हो जाएगा? शिव को समर्पित है। और ये जो थानेसर नामक जगह है, थानेसर नामक जगह, ये किस राजा की राजधानी थी? तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर। और यहीं पर एक बहुत पुराना बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। और कहाँ पर हो जाएगा? थानेसर, कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। स्थानेश्वर या थानेसर एक ही बात है। यहाँ पर एक थानेसर नामक जगह पर एक और मंदिर है। और उस मंदिर को लूटा था किसने? उस मंदिर को लूटा किसने था? तो उस मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने उस मंदिर को लूटा था। और यहाँ से ये अपने साथ किसकी मूर्ति ले गया था? ये अपने साथ ले गया था चक्कर स्वामी की मूर्ति। अपने साथ चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया था। क्योंकि ये जो महमूद गजनवी है इसका एक ही लक्ष्य था मेनली, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज है उनको भ्रष्ट करना, स्पेशली हिंदू धर्म के मंदिरों को ख़त्म करना। इसने बहुत बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें इसने हरियाणा के थानेसर पर भी आक्रमण किया था। यहाँ से बहुत सारा धन दौलत लूट कर लेकर गया था, और साथ ही चक्कर स्वामी की मूर्ति। इसके अलावा इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था, जहां से ये शिव की मूर्ति ले गया था। यूपी के अंदर भी मथुरा को लूटा था, जहां पर पूरे मंदिरों को भ्रष्ट कर दिया था, लगभग 101 मंदिरों को तोड़ा था। तो महमूद गजनवी का ऐसा माना जाता है कि इसने भारत पर काफी ज्यादा बार आक्रमण किया था। और यहीं पर थानेसर में इन्होंने आक्रमण किया और अपने साथ चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया। और ये वाला जो थानेश्वर महादेव मंदिर है, ये थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। कुरुक्षेत्र का सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है बच्चे। अगला देखो। देश की पहली नेशनल लैक्रोस गेम प्रतियोगिता में हरियाणा की सबसे जूनियर महिला और पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? कौन से खेल के अंदर? लैक्रोस गेम के अंदर। लैक्रोस गेम के अंदर हरियाणा की सब जूनियर व पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक हो जाएगा? स्वर्ण पदक हो जाएगा। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो। किस हरियाणवी पहलवान को वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था WWW ने 31 दिसंबर 2024 को निलंबित किया है?
इसके अंदर कौन सा ऐसा हरियाणवी पहलवान है जिसको वैश्विक कुश्ती संचालन यानी कि एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर डब्ल्यू के टाइप आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड वाइड कुश्ती चैंपियनशिप या वर्ल्ड वाइड कुश्ती ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे विश्व में होने वाली एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर हरियाणा के एक खिलाड़ी को बैन किया है और उस हरियाणा के खिलाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? बजरंग पुनिया। क्या नाम हो जाएगा भाई? बजरंग पुनिया नाम है। और किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। इनको फिलहाल बैन कर दिया कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक। हालांकि अब तो ये दोबारा रिन्यू हो गया क्योंकि 2024 जा चुका है, तो 31 दिसंबर 2024 तक इनको बैन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस जिले के रोहित अहलावत इंग्लैंड में बोरो काउंसलर बने हैं बच्चे? किसके? बोरो काउंसलर इंग्लैंड में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक इंग्लैंड में डिप्टी चेयरमैन बनी थी परवीना, जो कहाँ से बिलोंग करती थी? सोनीपत से। और अभी आए हैं बोरो काउंसलर के चेयरमैन इंग्लैंड के अंदर। और बोरो काउंसलर के चेयरमैन फिलहाल कौन बने हैं? तो क्या नाम हो जाएगा? रोहित अहलावत। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं बच्चे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं रोहित अहलावत। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? क्या नाम हो जाएगा? मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसके जो फिलहाल अध्यक्ष बने उनका नाम क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर खरे। चंद्रशेखर खरे को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका अध्यक्ष और यू कैन से हेड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस पर स्तरीय कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? हरियाणा में जो सबसे ज्यादा जैव विविधता वो पाई जाती है यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर। और यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, क्योंकि यमुनानगर के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बहुत बड़े जंगल भी हैं, कलेसर के जंगल। कलेसर के जंगल या कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लाल मुर्गों के लिए फेमस है, हाथी के लिए फेमस है, एंड मैनी मोर स्पीसीज विच वर फाउंड इन कलेसर नेशनल पार्क। 1988 में बना था, 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा जैव विविधता होने की वजह से यमुनानगर में एक जैव विविधता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कब? जैव विविधता दिवस के अवसर पर। याद रखना, यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने पुरुष कुश्ती में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा दिलाया है? कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल अंशु मलिक, विनेश फोगाट और ऐसी बहुत सारी और भी 5 महिलाएं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक का कोटा दिलाया, लेकिन एकमात्र पहलवान 2024 में जिन्होंने पेरिस ओलंपिक का कोटा हरियाणा को दिलवाया है, सिर्फ हरियाणा को नहीं बल्कि भारत को। नाम क्या हो जाएगा उसका? अमन सहरावत। क्या नाम हो जाएगा? अमन सहरावत। कौन से खेल से बिलोंग करते हैं? कुश्ती से बिलोंग करते हैं भाई। ये जो 2024 के ओलंपिक है ये कहाँ पर हुए? पेरिस के अंदर। कहाँ पर हुए हैं? पेरिस के अंदर। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस। 2028 के ओलंपिक अब आगे होंगे और ये कहाँ पर होंगे? लॉस एंजलिस के अंदर। एलए बोलते हैं जिसको, लॉस एंजल्स के अंदर। और ये लॉस एंजल्स कहाँ पर है? अमेरिका में। उसके बाद 4 साल बाद फिर होंगे 2032 के ओलंपिक, और ये कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन के अंदर। कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन के अंदर। और ब्रिस्बेन कहाँ पर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो जाएगा। फिर अगले होंगे 2036 के, और ये प्रस्तावित हैं भारत में। प्रस्तावित है, अब तक कंफर्म नहीं है कि प्रस्तावित हैं भारत में होंगे। प्रस्तावित हैं। तो टोटल फिलहाल कौन से ओलंपिक के अंदर? 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हैं उसमें भारत को कुश्ती का या भारत को ओलंपिक का कोटा दिलाने वाले अमन शेहरावत। और ये कोटा कहाँ पर मिला है? तुर्की में। तुर्की में एक जगह है जिसका नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल में जो है ये कोटा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा विनेश फोगाट भी आप याद रख सकते हो। कौन? विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। और ये विनेश फोगाट काफ़ी चर्चा में है। जब भी पेरिस ओलंपिक का नाम आएगा तो इस महिला का नाम जरूर आएगा, क्योंकि इन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर कुछ ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अगर ये क्वालिफाई हो जाती तो पहली महिला बन जाती फाइनल्स के अंदर जाने वाली इस खेल के अंदर, विनेश फोगाट। हालांकि अब तो ये एमएलए के पद पर हैं। और कहाँ से चुनाव लड़ा इन्होंने? जुलाना से चुनाव लड़ा है।
कहाँ से? जुलाना से। एमएलए के पद पर हैं और इनको कुछ ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्विस मिलिट्री हरियाणा के किस जिले में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी? स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं और एक स्विस नाम की मिलिट्री इंडस्ट्री आप बोल सकते हो एक तरीके की। तो स्विस ये जो मिलिट्री है ये हरियाणा के अंदर फिलहाल इन्वेस्ट करेगी, और अगर पूछ ले कितना इन्वेस्ट करेगी तो इन्वेस्ट जो करेगी वो लगभग कितना 58 करोड़ के आसपास, 58 करोड़ लगभग इन्वेस्ट करके हरियाणा में एक जगह पर इंडस्ट्री स्थापित करेगी। विनिर्माण उद्योग का अर्थ होता है इंडस्ट्री। और ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर स्थापित की जाएगी? फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में एक चीज और आपको याद रखनी है, फरीदाबाद हरियाणा का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, हरियाणा का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। एनसीआर इलाका हरियाणा का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। एनसीआर जिला है ये, ठीक है जी। उसके बाद अगर पूछे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला तो वो कौन सा हो जाएगा? हिसार। कौन सा हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस हरियाणवी ने मात्र 20 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से को फतेह करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? सिर्फ 20 घंटे 50 मिनट के अंदर दुनिया की 2 बहुत ऊंची चोटियों को फतेह किया है, और वो महिला कौन हो जाएंगे? देखो नाम क्या है उस लड़की का? रीना भट्टी। और ये रीना भट्टी कहाँ से बिलोंग करती है? हिसार से, हिसार हरियाणा से। इस लड़की ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है भाई। किसको? माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ये। इसको फिलहाल फतेह करा है किसने? तो फतेह करने वाली बनी है रीना भट्टी। दूसरी जो फतेह करी है वो है माउंट लहोत्से। कौन सी है? माउंट लहोत्से। इसके अलावा इस लड़की ने माउंट किलिमंजारो, कौन सी चोटी? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका महाद्वीप की। इसके अलावा माउंट एब्रूज, कौन सी हो जाएगी? माउंट एब्रूज। माउंट एब्रूज को भी फतेह किया है, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ये 4 सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया। लेकिन फिलहाल तो इस लड़की के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि इसने सिर्फ 20 घंटे 50 मिनट के अंदर 2 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह कर दिया। नाम क्या है इसका? रीना भट्टी। हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करती हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्राचीन श्री सोमनाथ मनसा मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? एक तो है मनसा मंदिर। सिर्फ मनसा मंदिर अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ पर हो जाएगा? पंचकुला के अंदर। और पूरा नाम क्या हो जाएगा? सोमनाथ मनसा मंदिर। ये हरियाणा के जींद जिले के अंदर है बच्चे। कहाँ पर? हरियाणा के जींद जिले के अंदर। पता नहीं इस क्वेश्चन को बीच में क्यों डाला, करंट अफेयर का कुछ खास है नहीं इसमें। किस हरियाणवी ने अमेरिका में 1500 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया है? अमेरिका में दौड़ हुई थी कितनी? 1500 मीटर की दौड़, और उसमें पहला स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया हरियाणा के बहुत महान व्यक्तित्व। नाम क्या हो जाएगा? परवेज चहल का। नाम क्या हो जाएगा? परवेज चहल का। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। बहुत सालों से अमेरिका में सेटल्ड हैं, और अमेरिका में 1500 मीटर की एक मैराथन हुई थी जिसके अंदर इन्होंने पहला स्थान प्राप्त करके गौरव प्राप्त किया, और हरियाणा का भी सिर जो है वो बहुत गर्व से ऊंचा किया है। नाम क्या हो जाएगा? परवेज चहल का। हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो। किस हरियाणवी कंपनी ने डीआरडीओ के स्मार्ट सिस्टम में स्टील शॉट की आपूर्ति की है? नाम क्या हो जाएगा इसका? डीआरडीओ। भारत की सबसे बड़ी, आप ये बोल सकते हो कि सुरक्षा, जितनी भी आर्मी से संबंधित जितने भी हथियार बनाए जाते हैं, जितनी भी मिसाइल्स बनाई जाती हैं, स्पेशली डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनाई जाती है वो डीआरडीओ तैयार करता है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च
एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है नामक संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1958 को, 1 जनवरी 1958 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है मैम? इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय रहेगा वो रहेगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ये पूरे भारत की मिलिट्री के लिए एक संस्था है, और इसको जो स्टील की आपूर्ति, इस्पात की जो आपूर्ति है वो हरियाणा से करवाई जाएगी। और हरियाणा में बहुत ही फेमस एक इंडस्ट्रीज है हिसार जिले के अंदर, जिसका नाम है जिंदल इंडस्ट्रीज। क्या नाम हो जाएगा? जिंदल स्टेनलेस स्टील या जिंदल इंडस्ट्रीज। कहाँ पर? हिसार में, जिसकी फिलहाल हेड कौन है? सावित्री जिंदल। क्या नाम हो जाएगा इनका? सावित्री जिंदल। एक कंपनी है जिसका नाम है फोबर्स। फोबर्स हर साल सबसे रिच व्यक्तियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें पुरुषों की अलग और महिलाओं की अलग। तो फोबर्स के द्वारा पूरी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की एक सूची दी गई थी, जिसमें हरियाणा की सावित्री जिंदल को 7वां स्थान प्राप्त है बच्चे। ये फिलहाल एमएलए हैं कहाँ से? हिसार से। निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इनके बेटे हैं नवीन जिंदल, कुरुक्षेत्र से एमएलए के पद पर हैं, बीजेपी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो डीआरडीओ को जो स्टील की सप्लाई है वो कौन देगा? वो देगी जिंदल स्टेनलेस। भारत की भी एक बहुत बड़ी स्टील की वो है, भारत की इंडस्ट्री एक स्टील की, जिसका नाम है टिस्को। क्या नाम हो जाएगा जिसका? टिस्को। फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, एंड स्टील कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? जमशेदपुर के अंदर, जमशेदपुर। और ये जमशेदपुर नामक जगह कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है, झारखंड के अंदर है। इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? या आप ये बोल सकते हो कि संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक जो थे वो थे जमशेद जी टाटा। क्या नाम हो जाएगा? जमशेद जी टाटा। वह दूसरे कौन थे? दोराबजी टाटा। जमशेदजी टाटा व दोराबजी टाटा, इन्होंने टिस्को नामक जो कंपनी है उसकी स्थापना करी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। और हरियाणा की एक बहुत बड़ी जो स्टील की इंडस्ट्री है उसका नाम क्या हो जाएगा? जिंदल स्टील्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को फोटो वोल्टिक पीवी और सौर ऊर्जा सेक्टर में सौर पैनल का पेटेंट मिला है? जितना भी सौर इंडस्ट्रीज का ये है, सोलर इंडस्ट्रीज के मामले में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक पीवी सौर ऊर्जा सेक्टर में सोलर पैनल का एक पेटेंट मिलता है। और वो पेटेंट फिलहाल किसको मिला है? जीजेयू यूनिवर्सिटी को। किसको मिला? जीजेयू को। आप ये मान सकते हो सौर ऊर्जा जो कि सूरज से जो डायरेक्टली रेज आती हैं, सौर ऊर्जा से डायरेक्टली विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा पेटेंट हर साल दिया जाता है। पेटेंट इन द सेंस अवार्ड है एक तरीके का। ये जीजेयू यूनिवर्सिटी को मिला है। किसको? जीजेयू को। जीजेयू की स्थापना कब हुई थी? तो जीजेयू की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में, 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर, सॉरी है कहाँ पर ये? तो है कहाँ पर? हिसार के अंदर। इसके फिलहाल वाइस चांसलर कौन हो जाएंगे? राम किशन बिश्नोई, सॉरी नरसी राम बिश्नोई। क्या नाम हो जाएगा? नरसी राम बिश्नोई फिलहाल इसके क्या हैं? वाइस चांसलर हैं जीजेयू यूनिवर्सिटी के। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो कब हुई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना? 1956 में, 1956 में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका जो उद्घाटन है वो किया था भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और ये जो स्थापना 1956 में, तब इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय। तब इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय। और फिलहाल क्या नाम है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में बनी थी, और ये कहाँ पर स्थित है? भिवानी के अंदर। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर। बंसीलाल हरियाणा के पूर्व सीएम हैं। 1970 में हर घर में बिजली पहुंचाई थी बंसीलाल के समय में। अगला देखो, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसको हम क्या बोलते हैं? HAU,
स्थापना कब हुई थी? 1970 में। और कहाँ पर स्थित है ये? हिसार के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया। ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? HAU यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस झील पर इंटरनेशनल लेवल का रोइंग टावर बनाया गया है? रोइंग एक खेल से संबंधित है, एक तरीके का गेम है रोइंग। और रोइंग के मामले में हमेशा से चंडीगढ़ को अवार्ड मिलता रहा है, क्योंकि रोइंग नामक जो खेल है उसका ज़्यादा विख्याति आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगी। और फिलहाल ये जो रोइंग टावर है ये कहाँ पर बनाया गया? सुखना झील पर। और ये सुखना नामक झील कहाँ पर हो जाएगी? चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पर हो जाएगी? चंडीगढ़ में। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर। हिसार के अंदर। करण झील कहाँ पर हो जाएगी? करण झील करनाल के अंदर। कहाँ पर? करनाल में। दमदमा झील कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर। कौन सी झील है? दमदमा झील। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हरियाणा के किस जिले में दुर्लभ रोड रूफ्ड प्रजाति के कछुए दिखाई दिए हैं? एक प्रकार की प्रजाति है रेड रूफ्ड प्रजाति, कछुए की प्रजाति है एक रेड रूफ्ड, लाल कलर के जो कछुए हैं वो मेनली हरियाणा में एक जगह पर, हालांकि ये बहुत विलुप्त प्राय प्रजाति है, मतलब लगभग खत्म होने की कगार पर, लेकिन इसके कुछ प्रजातियां फिलहाल हरियाणा के अंदर देखी गई हैं। और हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? फतेहाबाद जिले में। कहाँ पर? फतेहाबाद जिले के अंदर दिखाई दिए भाई। हरियाणा में सालाना करीब कितने मैट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है? हरियाणा से कितने मैट्रिक टन? हरियाणा शहद के मामले में टॉप पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हरियाणा से शहद की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। और हरियाणा का एक साल का कितने मैट्रिक टन उत्पादन है? तो कितना हो जाएगा? 5800 मैट्रिक टन हरियाणा से शहद का उत्पादन किया जाता है। अगला देखो, किस हरियाणवी को भारतीय हॉकी टीम की उप कप्तान बनाया गया है? बता दो जी, किस हरियाणवी को हॉकी टीम की उप कप्तान बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूं बस। हाँ जी, देखो क्या क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को हॉकी टीम की उप कप्तान, हरियाणा की जो हॉकी टीम है उसकी उप कप्तान बनाई गई है और इनका नाम क्या हो जाएगा? नवनीत कौर। और ये कहाँ से बिलोंग करती है नवनीत कौर? शाहबाद से। और ये शाहबाद नामक जगह कहाँ पर है मैम? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर हो जाएगी? कुरुक्षेत्र के अंदर। जब भी हॉकी का नाम आएगा तो एक महिला है जिनका नाम आएगा रानी रामपाल। क्या नाम हो जाएगा? रानी रामपाल का। रानी रामपाल का नाम बहुत पक्का आएगा, क्योंकि इनको ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रेट वॉल के नाम से फेमस है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं मैम? ये सिरसा से बिलोंग करती हैं बच्चे। सिरसा के कौन सा गांव है? जोधकां गांव से। कहाँ से? जोधकां गांव से बिलोंग करती हैं। तो फिलहाल हॉकी टीम की उप कैप्टन और डिप्टी कैप्टन किसको? नवनीत कौर को। ये जो रानी रामपाल हैं ये लगभग 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की ऐसी कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की महिला बनी है। रानी रामपाल सिरसा से बिलोंग करती हैं, जोधका गांव से। ग्रेट वॉल इस करके क्योंकि जब भी कोई गोल की बारी आती तो ये गोल नहीं होने देती, तो ग्रेट वॉल की तरह खड़ी रहती है, दीवार की तरह टक्कर लगा के खड़ी रहती हैं, इसी वजह से इनको ग्रेट वॉल के नाम से जाना जाता है। सिरसा से बिलोंग करती हैं, याद रखना है। और हरियाणा हॉकी टीम की उप कप्तान किसको बनाया गया है? नवनीत कौर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर 4 वास्तविक बांधों का निर्माण पर रोक लगा दी है? सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल क्या कर दिया? हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य पे 4 बांध बनाए जाने थे और उन पर रोक लगा दी। तो ये कहाँ पर बनाए जाने थे? कलेसर के अंदर। कहाँ पर? कलेसर के अंदर। और कलेसर नामक जगह कहाँ पर? यमुनानगर में। कहाँ पर हो जाएगी? यमुनानगर
नगर के अंदर। कलेसर नामक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1988 में, 1988 में। लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया वो दिया गया 2003 में। कब? 2003 में। और यहाँ पर लगभग कितने? 4 बांध बनाए जाने थे। यहाँ पर बांध तो हैं वैसे, एक है ताजेवाड़ा बांध, एक बांध है यहाँ पर ताजेवाड़ा बांध। और ये ताजेवाड़ा बांध कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये यमुना नदी के ऊपर, यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है, यमुना नगर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि बना कब था? तो ये बना तो था 1996 में, और इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? 1999 में। कब पूरा हुआ था? 1999 में। दूसरा इसका बांध है यहाँ पर कौन सा? हथीनी कुंड बैराज। दूसरे बांध का नाम क्या हो जाएगा? हथीनी कुंड बैराज। और ये भी कहाँ पर स्थित है? यमुना नगर के अंदर, यमुना नगर में। क्योंकि यमुना नगर जो है वो हरियाणा व यूपी के लगभग बॉर्डर पर स्थित है। तो जो यहाँ पर हरियाणा व यूपी की सीमा बनाती है यमुना नदी, यमुना नदी के ऊपर मेनली 2 बांध ऑलरेडी हैं, ताजेवाला बांध और हथीनी कुंड बैराज। ये जो ताजेवाला बांध है इसको हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कलेसर के जंगल है बहुत गहरे, जिनकी वजह से दिखाई नहीं देती है चीज़, छिपा हुआ है ये इस वजह से। और जो ये हथीनी कुंड बैराज है इसको हरियाणा के मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिशरीज, पीसी कल्चर ज़्यादा देखने को मिलेगा इस वजह से। और यहाँ पर 4 बांध और बनाने का आदेश था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल क्या कर दिया है? मना कर दिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भिंडावास कहाँ पर है? जज्जर के अंदर। भिंडावास कहाँ पर हो जाएगा? जज्जर में। भिंडावास व खप्पड़वास 2 जगह हैं। कौन कौन सी? भिंडावास व खप्पड़वास। सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? फर्रुख नगर में। कहाँ पर स्थित है? फर्रुख नगर में। और फर्रुख नगर कहाँ पर हो जाएगा? गुड़गांवा के अंदर स्थित है। कहाँ पर? गुड़गांवा में स्थित है। ये जो सुल्तानपुर है हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये, छोटा राष्ट्रीय उद्यान। और ये किसके लिए फेमस है? ये पक्षियों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर 550 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है पक्षियों की, जिसमें सबसे फेमस है साइबेरियन सारस। सबसे फेमस प्रजाति कौन सी हो जाएगी? साइबेरियन सारस। और अगर पूछे हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मैम, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? कलेसर। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर स्थित है? यमुना नगर के अंदर स्थित है। याद रखनी है सारी चीजें आपको। नेक्स्ट देखो, मतदाताओं की संख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? अभी जो 2024 के अंदर, फिलहाल 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें मतदाताओं के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा, यानी कि सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या कहाँ पर थी? तो फरीदाबाद के अंदर थी। कहाँ पर थी? फरीदाबाद के अंदर। कितनी थी? लगभग 25.73 लाख। कितनी थी? 25.73 लाख। और ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला। तो सबसे कम भी पूछ सकता है आपसे कि सबसे कम मतदाताओं वाला कहाँ पर है, या सबसे कम मतदाता लोकसभा में कहाँ पर थे? तो सोनीपत के अंदर थे। कहाँ पर थे? सोनीपत के अंदर, सोनीपत में। अगर पूछे कितनी संख्या थी, तो 17.66 लाख। कितनी थी? 17.66 लाख। अगर कुल पूछ ले आपसे कि कुल कितने मतदाता थे, तो जो कुल मतदाता थे हरियाणा में लोकसभा में, तो वो कितने थे? 2,76 लाख। कितने थे? 2,76 लाख। जिसमें से सबसे ज़्यादा 25.73 लाख कहाँ से? फरीदाबाद से। सबसे कम 17.66 लाख सोनीपत से। फिलहाल हरियाणा में लोकसभा पर, हालांकि पूरे भारत में हुए थे लोकसभा के चुनाव, हरियाणा में 6ठे चरण में लोकसभा के चुनाव करवाए गए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किस हरियाणवी ने मेमोरियल मोरियो मोनीज परेरा मीटिंग गेम्स 2024 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? किस हरियाणवी ने मेमोरियल मोरियो मोनीज परेरा मीटिंग गेम्स, ये जो गेम्स है
ये जो गेम्स है 2024 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। ये गेम्स का नाम है मैरियो मोनीज परेरा मीटिंग गेम्स, और इसमें जेवलिन थ्रो में किसने जीता है? तो क्या नाम हो जाएगा उसका? विक्रांत मलिक। क्या नाम हो जाएगा? विक्रांत मलिक। और कौन सा पदक जीतने का काम किया छोरा ने? तो स्वर्ण पदक जीता है बच्चे। कौन सा? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टाइम मैगजीन 2024 ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किस हरियाणवी खिलाड़ी को जगह दी है? टाइम मैगजीन 2024 ने, टाइम जो मैगजीन है एक बहुत बड़ी मैगजीन, हर साल पूरे भारत के अंदर 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची जारी करती है। और इन 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में हरियाणा की छोरी हैं जिसका नाम है साक्षी मलिक। क्या नाम है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करती हैं। टॉप 100 खिलाड़ियों के अंदर है ये, टॉप 100 खिलाड़ियों के अंदर। अभी जो हरियाणा के पूरे भारत के खेल मंत्री थे ब्रजभूषण, उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए थे जो महिलाओं से संबंधित थे, छेड़छाड़ के मामले, उसके खिलाफ ये खड़ी हुई थी। यानी कि इन्होंने इस चीज का, जब उनको बरी किया गया था ब्रजभूषण को, तो उसके खिलाफ ये खड़ी हुई थी साक्षी मलिक। तो उसी बहादुरी को देखते हुए इस महिला को सम्मानित किया गया और टॉप 100 की सूची में डाला गया कि प्रेरणा हो सकती है सभी लोगों के लिए। रोहतक से अगर पूछे, रोहतक से हैं, और ये मतलब कि कहाँ से? रोहतक से। किस खेल के अंदर है? तो कुश्ती में। किस खेल के अंदर है? कुश्ती में। कुश्ती में कुश्ती में पदक जीतने वाली, ओलंपिक के अंदर कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं भाई। किसमें? ओलंपिक में। ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली, ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं, जीतने वाली पहली भारतीय हैं। ये नाम क्या हो जाएगा? साक्षी मलिक नाम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या नाम है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक जो कार्यक्रम चलाया था 22 जनवरी 2015 को। कब चलाया गया था? 22 जनवरी 2015 को। और ये कहाँ से चला था? ये चला था पानीपत से। कहाँ से? पानीपत से चलाया गया था। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी उस टाइम पे, तो वो भी कौन थी? साक्षी मलिक। ब्रांड एम्बेसडर जो थी वो भी साक्षी मलिक थी। हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करती हैं। और ब्रजभूषण जो भारत के खेल मंत्री थे, उनके ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे और इस चीज़ का सतर्कता से सामना किया था बहादुरी के साथ। और उसी हिम्मत को सलाम करते हुए इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और हरियाणा पूरे भारत में कुश्ती में ओलंपिक के अंदर मेडल लाने वाली पहली भारतीय। 22 जनवरी 2015 को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हुआ था, उसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बनी थी? साक्षी मलिक बनी थी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नीरज चोपड़ा से भी याद रख सकते हो, इनको गोल्डन बॉय कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गोल्डन बॉय। और छोरा हरियाणा का भाई, और हरियाणा का कौन से जिले का? पानीपत का। पानीपत के कौन सा गांव से? खंडहरा गांव से बिलोंग करता है। कौन सा खेल है मैम इसका? तो खेल है इसका जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। और इसी इनकी महान उपलब्धि की वजह से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। क्योंकि जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुए थे, तो 7 अगस्त 2021 को इन्होंने भारत के लिए एकल श्रेणी का दूसरा गोल्ड जीता था। इसी वजह से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी बजरंग पूनिया, अच्छा नहीं आया, अगला देखो। हरियाणा में पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग ने प्राचीन संरचनाओं का संरक्षण और जीर्णोद्धार किया है? जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, तो पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो मान लो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं या और कोई जो भी अवशेष हैं, जो पुरातात्विक प्राचीन चीज़ें हैं, तो उन पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी चीज़ें, उनका जीर्णोद्धार यानी कि उनका जो है रख रखाव किया जाएगा, उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा, तो वो मरम्मत कराई जाएगी। और वो किसके द्वारा? हरियाणा पुरातत्व विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है ये काम करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
किस हरियाणवी ने फ्रांस में आयोजित भारतीय तैराकी दल का प्रतिनिधित्व किया है? कहाँ पर हुई थी ये? फ्रांस के अंदर। फ्रांस में हुई थी भारतीय तैराकी दल का प्रतिनिधित्व। फ्रांस के अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें बहुत सारे खिलाड़ियों का एक दल गया था तैराकी से संबंधित, और उसका जो लीडर किसको बनाया गया था? तो कौन बना था वो? हर्ष सरोहा। किसको बनाया गया था? हर्ष सरोहा को ये जो तैराकी टीम था इसका लीडर या प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत की पहली वंदे मातरम ट्रेन के लिए हरियाणा की किस कंपनी ने स्टेनलेस स्टील की आपूर्ति की है? इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि डीआरडीओ के लिए भी स्टील की आपूर्ति करवाई गई है, यानी कि स्टील प्रोवाइड करवाया गया था डीआरडीओ को। और अभी एक नई चीज़ सामने आई है कि तो भारत की एक बहुत बड़ी एक्सप्रेस है वंदे मातरम एक्सप्रेस। तो हरियाणा के अंदर जो वंदे मातरम ट्रेन है उसके लिए स्टील कौन प्रोवाइड करेगा? तो सेम वही इंडस्ट्री जिन्होंने डीआरडीओ को स्टील प्रोवाइड किया था, जिंदल इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टेनलेस। और ये कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर। कहाँ पर स्थित है? हिसार में। याद रख लेना डीआरडीओ को भी स्टील प्रोवाइड इसी के द्वारा किया जाएगा और किसके? वंदे मातरम के लिए। एक और चीज़ याद रखनी है, अपना जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक में नट बोल्ट की फैक्ट्री है एक बहुत बड़ी। तो वो जो नट बोल्ट है वो इजराइल देश को सप्लाई किए जाते हैं। इजराइल देश के जितने भी विमान हैं उनके नट बोल्ट हरियाणा से सप्लाई किए जाते हैं। और हरियाणा में भी कहाँ से? प्रॉपर रोहतक से, क्योंकि बहुत फेमस है रोहतक नट बोल्ट के लिए, रेवड़ी गज्जक के लिए, पेंट उद्योग है वहाँ पर। तो याद रख लेना, ठीक है। और डीआरडीओ और वंदे मातरम दोनों को स्टील कौन प्रोवाइड कराएगा? जिंदल स्टेनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंडर 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की मुस्कान ने कौन सा पदक जीता है? किसके अंदर? अंडर 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर। और कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता भाई, स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा में 18वीं लोकसभा चुनाव कब संपन्न हुए? हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए थे। 18वें नंबर की लोकसभा। हरियाणा में छठे चरण में इलेक्शन हुए। कब? छठे चरण के अंदर, 6th फेज के अंदर इलेक्शन करवाए गए। और ये कब की बात है? 11 मई 2024 की। 11 मई 2024 को जो है इलेक्शन संपन्न हुए। और इसमें मतदाताओं की संख्या हरियाणा में कितनी थी? तो हरियाणा में टोटल मतदाता कितने थे? 2,76,00,000। 2,76,00,000 मतदाता थे। सबसे ज़्यादा मतदाता कहाँ से थे हरियाणा में? यानी कि सबसे ज़्यादा वोटर कहाँ पर थे? तो वो थे फरीदाबाद के अंदर। सबसे ज़्यादा मतदाता फरीदाबाद में, अप्रोक्सीमेट 25.73 लाख। सबसे कम मतदाता कहाँ से देखे गए? तो जो सबसे कम मतदाता देखे गए वो कहाँ से? सोनीपत से देखे गए। टोटल कितने? लगभग 17.5 लाख के आसपास वोटर्स थे टोटल। तो 18वें नंबर की लोकसभा के चुनाव हरियाणा में छठे फेज में कराए गए 11 मई 2024 को। और कौन से नंबर की लोकसभा हो जाएगी? 18वें नंबर की। हरियाणा के किसने चक्रव्यूह द एस्केप रूम नामक एक अग्रणी परियोजना शुरू की है? क्या नाम हो जाएगा? एस्केप, चक्रव्यूह द एस्केप। जो किसके द्वारा? हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा शुरू की गई। हरियाणा में जितना भी यूथ है जो नशे के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, तो नशे के चक्रव्यूह से निकालने के लिए ये सेटअप किया गया। इनका एक डिजिटल क्लासरूम भी स्थापित किया। इस योजना के लिए इन्होंने एक डिजिटल क्लासरूम की स्थापना की है। और वो डिजिटल क्लासरूम कहाँ पर? अम्बाड़ा के अंदर। अम्बाड़ा से डायरेक्ट लेक्चर रिकॉर्ड किए जाएंगे और पूरे भारत में सप्लाई किए जाएंगे, स्पेशली हरियाणा के अंदर एनसीआरबी के द्वारा। किससे बचने के लिए? हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए। हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए। और ये जो एनसीआरबी है इसने एक स्केल भी जारी किया है, एक स्केल जो 40 नंबर का स्केल है। अब आप ऑनलाइन जाके एनसीआरबी की साइट पे 40 नंबर का स्केल डाला गया, उस पर आप अपनी जब डिटेल्स फिल करेंगे तो वो दिखा देगा। अगर 40 तक, मान लो 38 तक आपका स्केल दिखाया जा रहा है, तो आप नशे के बहुत तगड़े वाले शिकार हो। एक क्राइटेरिया है बस, अगर 20 से कम है तो नशे की लत आप छोड़ सकते हो, बहुत कम अभी तक चक्रव्यूह में फंसे हो तो ये स्केल जारी किया गया। जैसे रिक्टर स्केल है भूकंप की जाँच के लिए, थर्मामीटर है टेम्परेचर की जाँच के लिए, तो उसी तरह से नशे की जाँच के लिए स्केल जारी किया है एनसीआरबी के
के द्वारा, और डिजिटल क्लासरूम अम्बाड़ा में स्थापित किया गया। और चक्रव्यूह नामक जो प्रोग्राम है वो किसके लिए? नशे को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कजाकिस्तान में आयोजित एलोर्डा कप 2024 में हरियाणा के बॉक्सर सोनू पुनिया ने कौन सा पदक जीता? कौन सा? स्वर्ण पदक। और यह आयोजन कहां पर किया गया था? कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में। कहां पर? कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में। कौन सा कप है? एलोर्डा कप। एलोर्डा कप। और किससे संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित। और हरियाणा के बॉक्सर सोनू पुनिया को कौन सा मेडल दिया गया? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी की किताबें अब किस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं? एनसीईआरटी जो आजकल बुक्स दी जाती हैं 1 से लेकर 12th तक, 1st to 12th, एनसीईआरटी की पुस्तकें। एनसीईआरटी की पुस्तकों के ऊपर आजकल क्यूआर कोड दिए गए हैं। अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आप ऑनलाइन एक ऐप लॉन्च की है, दीक्षा ऐप। कौन सी? दीक्षा ऐप। अगर आपकी किताब गुम हो गई है, आपकी किताब कहाँ पर है, तो वो आप सारी चीज़ें जारी कर सकते हो। और नई बुक भी एनसीईआरटी के आप डाउनलोड कर सकते हो। कौन सी ऐप के ऊपर? दीक्षा ऐप के ऊपर। दीक्षा ऐप के ऊपर ये प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्वेश्चन, पीजीआई का 600 बेड का देश का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट हब कहां पर बनाया गया? पीजीआई, पीजीआई कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर। 600 बेड के 10 रूम, कितने? 10 रूम, 600 बेड के फिलहाल लॉन्च किए। और ऐसा हरियाणा का ये सबसे बड़ा हब बनाया जाएगा। उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा और इसके अलावा और भी भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आकर इलाज करवा सकते हैं। बहुत तरीके के डिजीज इसके अंदर दी गई हैं, अलग अलग टाइप की डिजीज का इलाज यहाँ पर किया जाएगा। कितने बेड? 600 बेड। और ऐसा करने वाला हरियाणा का पहला पीजीआई कौन सा बन गया है? पीजीआई चंडीगढ़। कौन सा? पीजीआई चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में आदि बद्री केदारनाथ किस जिले में स्थित है? कौन सा हो जाएगा? आदि बद्री। आदि बद्री नामक जो जगह है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। और कुरुक्षेत्र में ये मंदिर है किससे संबंधित? शिव से संबंधित है। कहाँ से? किस? सॉरी करेक्ट करो इसको, यमुनानगर। क्या हो जाएगा? यमुनानगर। ठीक करो इसको, यमुनानगर। यमुनानगर में कौन सी जगह हो जाएगी? आदि बद्री। आदि बद्री नामक जगह पर। यहाँ पर एक सम्मेलन भी होता है जिसको सरस्वती महोत्सव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सरस्वती महोत्सव भी कहा जाता है। और ये जो आदि बद्री केदार नामक जगह है ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस हरियाणवी ने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता है? मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड के अंदर। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड के अंदर। और ये किसने जीता है? संस्कृति तिवारी ने। किसने जीता है? संस्कृति तिवारी ने। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? पानीपत से। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? पानीपत से बिलोंग करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस जिले की शूटर मनु भाकर ओलंपिक 2024 के लिए चयनित हुई हैं? हरियाणा की शूटर हैं मनु भाकर। कौन से जिले से बिलोंग करती हैं? झज्जर से। और झज्जर का कौन सा गांव? भैंसवाला गांव। कौन सा? भैंसवाला गांव से बिलोंग करती हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 2 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 2 पदक। और पूरे के पूरे भारत में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। आज तक एक ही ओलंपिक के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने 2 पदक जीते। इसने एक रजत पदक जीता और एक कांस्य पदक 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, 10 मीटर शूटिंग के अंदर। भारत की 2 मेडल जीतने वाली, भारत की 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है, पहली भारतीय बन गई है। नाम क्या हो जाएगा? मनु भाकर। अगर पूछे कौन से खेल से संबंधित है तो शूटिंग से संबंधित है। कितने मीटर की खिलाड़ी हैं? वैसे तो 10 मीटर व 50 मीटर बहुत, लेकिन ओलंपिक में किसमें 2 पदक जीते हैं? ओलंपिक के अंदर सिर्फ 10 मीटर में। किसमें? 10 मीटर के अंदर। एक तो सिंगल कैटेगरी के अंदर और एक डबल्स में जीता है। सिंगल कैटेगरी के अंदर और डबल्स के अंदर। और ये जो मनु भाकर हैं इनको 2025 का खेल का सबसे बड़ा अवार्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया है।
कौन सा हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है मनु भाकर को। तो ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। चलो जी, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इम्पैक्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल मिल जाएंगे। मिलेंगे कल इसी क्लास में 4 से 5 बजे लाइव जिला दर्शन के साथ। कल का जो अपना जिला रहेगा वो रहेगा झज्जर जिला। तो तब तक सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग।